हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट जोधपुर। मेरा नाम शैली गुरवानी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हमारे पास है सीबीएसई का केमिस्ट्री का पेपर 2023। ठीक है, तो वैसे सीबीएसई वालों को तो एग्जाम में आ चुका है, बट अदर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, लंबा पेपर है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक टॉक्सिक गैस बनती है, विषैली गैस बनती है, कौन सी? अच्छा, मिक्स लैंग्वेज में कराऊंगी क्योंकि मिक्स लैंग्वेज में ना अपने पास दोनों लैंग्वेज में पेपर है, तो दोनों में कराऊंगी, दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, दोनों मीडियम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, तो तुम समझ ही पा रहे हो, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज कर दूं एयर और सनलाइट में, तो इसका तो मैंने तो यूट्यूब शॉर्ट भी बना के दिया था, है ना। तो भाई क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीडाइज्ड होता है एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो याद करो आपका आंसर क्या था, मैंने आपको सिखाया था। देखो, डायरेक्ट आंसर बता दो तो मैं तुम्हें कह दूंगी पॉजिटिव, है ना, लेकिन पढ़ो तो सही, कैसे था मैंने आपको सिखाया था। देखो, ये HCl बाहर जाएगा, पीछे CCl2 और O रिएक्शन हो गया COCl2 प्लस HCl। क्योंकि तो क्वेश्चन आ गया ना, अब आने वाले एग्जाम में आ जाए क्लोरोफॉर्म को हवा में रख दे तो क्या होगा, एयर सनलाइट में रख दे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन लिखो, क्लोरोफॉर्म से पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो पूरा ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो आंसर फिलहाल पॉजिटिव है, बट आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम्बीडेंट लीगेंड। बच्चा, उभय दंतुक लीगेंड एम्बीडेंट, दो दांत होते हैं, डेंटिसिटी दो होती है, डोनर एटम दो होते हैं, बट एक टाइम में एक ही जना लोन पेयर को डोनेट करता है। लाइक अगर मैं यहाँ NO2 माइनस की बात करूँ, नॉट NO2 माइनस होना चाहिए, है ना, N से N के थ्रू डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एम्बीडेंट लीगेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पीकेबी अधिकतम बताना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी। अब थोड़ा ध्यान से समझो, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना बच्चे, है ना, हिंदी में बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पीकेबी के क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे हाईएस्ट पीकेबी चाहिए, है ना, पीकेबी की अधिकतम वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट पीकेबी चाहिए, मतलब केबी मिनिमम चाहिए, यानी सबसे खराब बेस ढूंढो। तो सबसे खराब बेस तो मैं कहूँगी आयनिलीन है, ये तो अपना लोन पेयर शिफ्ट कर लेगा, है ना, तो ये थोड़ा खराब ही, ये तो अच्छा है, ये इसको सपोर्ट करेगा, तो ये अच्छा बेस है ना, और इसका तो रेजोनेंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो और बढ़िया बेस है। लेकिन सबसे खराब ये है नाइट्रो, ये विड्रॉइंग ग्रुप है ना, देखो ये तो लोन पेयर डोनेट करने जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ भाई लोन पेयर डोनेट करने, ये कह रहा है पहले उधारी तो चुका ले फिर करता रहियो, है ना, तो पहले दान करने कहाँ जाओगे, उधार चुकाओ। तो नाइट्रो क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, तो खराब बेस है, तो केबी लीस्ट और पीकेबी मैक्सिमम, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखो, स्लोप आपको लगाना है, स्लोप बताना है log R0/R वर्सेस टाइम के बीच में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। अब देखो 2.303 दो आंसर्स में, तो मैं फॉर्मूला ऐसा वाला लिखती हूँ, याद करो, K = 2.303/T log base 10 R0/R। मुझे ग्राफ चाहिए log R0/R के बीच में, तो T इधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया KT/2.303 इक्वल्स टू, तो भाई log R0/R। ठीक है, क्या ही दिक्कत है ना। अब देखो y = क्या, ग्राफ क्या आएगा, y = mx, है ना, तो आप x एक्सिस पे तो रख दो ये क्या, टाइम, ठीक है भाई, टाइम रख लेती हूँ, और y एक्सिस पे आप रख लो log R0/R। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और अगर मैं tan थीटा निकालने जाऊं तो वो किसके बराबर आएगा, m के बराबर आएगा, यानी कि इसके K/2.303, है ना। देखो प्लस का है, माइनस मत कर देना, दो ऑप्शन दे रखे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कर दें तो क्या बनेगा, तो भाई सीधी सी बात है, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूव करते थे बायोमोलिक्यूल में, जो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन से, उसमें पहली रिएक्शन थी, आपसे पूछ ले कि सिद्ध करो ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी चेन, भाई C6H12 है ना, तो साइक्लोहेक्सेन भी तो बना सकते थे, ऑप्शन सेट कर देते दो, है ना, तो हम कहते नहीं, ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी चेन है, कैसे पता चलेगा, तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराते हैं तो आंसर होता है नॉर्मल हेक्सेन। तो भाई नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन सीधे कब बना रहे हो, जब इनिशियल वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, 6 कार्बन स्ट्रेट होंगी, तो ग्लूकोज HI से रिएक्ट करता है, तो आंसर इज नॉर्मल हेक्सेन। नाउ
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, है ना, ये थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन है। देखो इसे भी इन्वर्जन की बात करें, इन्वर्जन किस में होगा, तो हम SN1 में कार्ब कैटायन बनता है ना, आपको पता है कार्ब कैटायन कैसा होता है, पंखे जैसा, ट्राइगोनल और कोप्लेनर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। अब अबव द प्लेन वाला प्रोडक्ट अगर डेक्स्ट्रो है तो बिलो द प्लेन वाला लेवियो है, तो उसमें अटैक ऊपर से भी है, नीचे से भी है, रिटेंशन भी है, इन्वर्जन भी है, लेकिन उसको हम ओवरऑल रेसिमाइजेशन बोलते हैं। सिंपली पूछ रहा है इन्वर्जन किसे कहते हैं, कंफ्यूज नहीं कर आपको, तो आप बिना कंफ्यूज हुए आंसर लिखो, इन्वर्जन मतलब बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, हैलोजन इस दिशा से हट रहा है तो न्यूक्लियोफाइल विपरीत दिशा से उस पर अटैक कर रहा है, तो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कॉल्ड इन्वर्जन, और ये पॉसिबल है SN2 मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इन्वर्जन अकर्स इन SN2 मैकेनिज्म। Now students, solubility of gas and liquid decreases with increase in, तो अगर मैं क्या चीज बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो गैस की द्रव में विलयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, कम, है ना। इसको कैसे समझाऊं, देखो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, नहीं पीते हो तो बहुत अच्छा है ना, और पीते हो तो ठंडी पीते हो, गर्म नहीं पीते हो, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आप पी रहे हो तो आप ठंडी पीते हो, है ना, आप खुद क्या बोलते हो, और फटाफट पी ले नहीं तो गैस उड़ जाएगी, फटाफट पी ले अदरवाइज गैस उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ठंडी से क्या हो जाएगी, गर्म, और जब गर्म हो जाएगी तो गैस उड़ जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो रात दिन तो आप ही खुद ही बोलते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, सीधी सी बात है। तो भाई क्या बढ़ाऊं कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, तो मेरा आंसर है टेम्परेचर बढ़ा दो। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो कौन सा रिलेशन गलत है, तो अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद है, कापा इक्वल्स टू क्या था, तो हम कहेंगे कापा इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A, और 1/r को भले ही तुम G लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो G इंटू L/A। अब इनसे कोई सेट बिठा लो, ठीक है। तो देखो R इक्वल्स टू 1/कापा L/A, ये कैसे हो गया, हाँ ये तो सही है ना, R इधर आ जाएगा, कापा इधर आ जाएगा, तो R इक्वल्स टू 1/कापा इंटू L/A, ये तो करेक्ट लग रहा है। फिर G इक्वल्स टू कापा इंटू A/L, तो ये भी ठीक है, G इक्वल्स टू कापा इंटू A/L। अब G इक्वल्स टू कापा इंटू L/A, ऑब्वियस है ना, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले देखो सेम है, थोड़ा बहुत उल्टा लिखा है। तो G इक्वल्स टू कापा इंटू A/L, है ना, तो L/A तो नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज, अब यहाँ तो लिखा है गलत कौन सा है, यहाँ लिखा है करेक्ट कौन सा है। तो देखो 1/r इक्वल्स टू कापा, ये तो सही है, ये करेक्ट है, ठीक है, मैं दोनों ही लिख देती हूँ, है ना। और लेमडा इक्वल्स टू कापा इंटू कापा अपॉन सी, ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं, ये करेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों में से ही आपको पकड़ना है। तो G इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से यहाँ नॉट करेक्ट होना चाहिए, है ना, तो बन जाएगा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और G इक्वल्स टू कापा इंटू A/L होना चाहिए, यहाँ L/A, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग फॉर्मूला है ना, और ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना, जैसे पूछे वैसे कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चे एसिटोफिनॉन CH3C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, और बेंजोफिनॉन तो फिर आपके पास है बेंजीन C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ठीक। दिस इज एसिटोफिनॉन एंड दिस इज बेंजोफिनॉन। अब तुम्हें याद करो, ये तुम्हारे पास है CH3CO मिथाइलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपका देता है हेलोफॉर्म टेस्ट अच्छे से, है ना, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा और ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब हेलोफॉर्म में क्या होता है, तो आपको एक तो हैलोजन चाहिए और एक एल्केली चाहिए, कंसंट्रेटेड NaOH चाहिए। तो अब देखो तो अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, I2 और NaOH, हेलोफॉर्म टेस्ट से अब इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, ठीक है। तो आपके पास पहला रिएक्शन है इथाइल ब्रोमाइड, ओके, फर्स्ट रिएक्शन है बच्चे आपके पास इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम प्लस, और ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। और सेकंड जो है वो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड,
ठीक है, और सोडियम प्लस और ये इथॉक्साइड। ठीक है भाई, क्या करें, क्या ही कर लें, है ना। अब पहली बार पढ़ रहे तो लाइक क्या है मैडम, इससे पहले मैंने बी आर निकाल दो आंसर बन जाएगा, इसमें NaCl निकाल दो आंसर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है ना। देखो ये जो इथॉक्साइड है ना, ETO माइनस CH3CH2O माइनस लिख देते हो। ये जो इथॉक्साइड है ना बच्चे, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है ना। न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो यहाँ जो मैकेनिज्म जाएगा ना, वो जाएगा SN1 के थ्रू। एक छोटा वीडियो और बना के दूंगी, इसको कहानी से समझेंगे। फिलहाल तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ जो मैकेनिज्म जाएगा ना, वो है SN1, ठीक है। और ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है ना, तो यहाँ मैकेनिज्म क्या है, SN2। आई बात समझ में। तो यहाँ तो आपका कार्ब केटायन बन जाएगा, क्योंकि SN1 के थ्रू मैकेनिज्म है, तो कार्ब केटायन बन जाएगा। अब जब ये कार्ब केटायन बना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कहेगा भाई मेरे को प्रोटॉन दे दो, मैं चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं अटैक कर लूंगा। तो ये कार्ब केटायन स्टेबल है ना, ये प्रोटॉन छोड़ देगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा और इसको प्रोटॉन फेंक देगा, भाई तो रवाना हो जाओ, अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आंसर एल्कीन है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, SN2 है। तो यहाँ आपका ये बैक साइड अटैक हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा और आंसर आपका ईथर। तो पूछ रहा है ईथर किसमें बनेगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट वाले में ईथर बनेगा। जब यहाँ 3 डिग्री हेलो एल्केन है ना, तो यहाँ कभी भी ईथर बनने का कोई चांस नहीं है ना। विलियमसन से SN2 के थ्रू जाता है। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 2 3, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेल्फ कंडेंसेशन कौन शो कर रहा है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो सारे ऑप्शन एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में एक ही नाम सुना होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो सुना, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब हिस्ट्री याद करो, एल्डोल कंडेंसेशन हम कहेंगे 2 एल्डिहाइड चाहिए होते हैं, एक का फंक्शनल ग्रुप काम में लेना है, एक का अल्फा हाइड्रोजन। 2 एल्डिहाइड चाहिए, एक का फंक्शनल ग्रुप काम में लेना है, एक का अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन आपको चाहिए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नीडेड, तो ढूंढ लो, है ना। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, ये देखो ये पीवेल्डिहाइड, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हम कहेंगे आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखो 3A gives 2B। ओके भाई, 3A gives 2B, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे, रेट इक्वल्स टू, तो बच्चे A तो रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट समय के साथ घटता है तो माइनस लगाएंगे, है ना। अब इसके 3 मोल गायब होते तो इसके 2 मोल बनते हैं, तो भाई 3 गायब होते तो 1/3 dA/dt, ठीक है। और इसके 2 मोल बनते तो 1/2 dB/dt, साइन पॉजिटिव इसलिए, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 अपॉन कर देना, क्यों, तो फिर लेक्चर देखना, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 या 2 में सिखा दिया कैसा क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल मुझे चाहिए भाई -dA/dt, तो बच्चे देखो -dA/dt कब होगा, जब 3 इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 3/2 dB/dt। तो बच्चे 3/2 dB/dt ढूंढ लो, तो आपका आंसर हो गया कितना, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो Mn तो हमें पता है, Mn +2 से शुरू करो +7 तक पहुंच जाएगा, जिंक खाली +2 ही होता है, स्कैंडियम +3 होता है, कॉपर ही है जिसको हम क्यूपरस भी बोलते हैं और क्यूपरिक भी बोलते हैं, है ना। तो कॉपर शोज +1 एंड +2 बोथ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखो आपके पास है आयरन 3rd हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है। इन 4 में से सर्च मारो आयरन 3rd हेक्सासाइनाइडोफेरेट, तो आप कह रहे हो आयरन 3rd मतलब बाहर Fe है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। फिर थोड़ी जगह बनी है ना, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हेक्सासाइनाइडो 6 साइनाइड है, और फेरेट मतलब फिर से सेंट्रल मेटल एटम Fe है और इसके पास 6 साइनाइड है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो फेरेट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और एक साइनाइड -1, तो 6 साइनाइड -6, सो इधर आंसर आपका है -4, इधर आंसर है 3। तो बराबर कैसे करें, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 से, यानी यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो कोई आंसर सेट हो रहा है क्या, आंसर सेकंड। अब बच्चे आपके पास AR वाले क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन, जहां आपके पास 2 स्टेटमेंट होंगे,
अगर ऑप्शन ए आंसर देते हो, मतलब आपका असर्शन भी रीजन है, कथन कुछ मैं कह रही हूँ वो भी चीज़ सही है और उसका कारण रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले को एक्सप्लेन करता है, तो आपका आंसर फर्स्ट है। सेकंड कि आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा ना, इसको एक्सप्लेन नहीं करा। बात दो सही है, आप ये कह रहे हो ये भी सही है, बात रामायण की कर रहे हो वो भी सही है, महाभारत की कर रहे हो वो भी सही है, बट कनेक्शन तो है ही नहीं ना, तो आंसर सेकंड। अब पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है, या स्टेटमेंट रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, तो इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। ये आपके नीट वाले में आते हैं, जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आजकल, है ना, लेकिन स्टेट बोर्ड्स जो है उनमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये आपका ज्ञान है ना, ये आपका नॉलेज इंप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है, हम देखें हमें थ्योरी कितनी आती है ना, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ऐसा मत सोचना हमारे हैं नहीं, हम पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, ठीक है भाई। आदर्श विलयन की बात करूं तो आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, तो बात तो सही है ना। और ऐसा क्यों होता है, तो मैंने कहा था आइडियल सॉल्यूशन मतलब ए मिलाओ, ए और बी को मिलाओ, तो जो ए के बीच में अट्रैक्शन है और जो बी के बीच में अट्रैक्शन है और जो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है सब कुछ सेम है ना। जैसे मामा का घर है, तो मामा के घर में क्या होता है, अपने घर वाली फीलिंग आती है, सब अपने ही लोग हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है, अपने घर में रह लो, मामा के घर में रह लो, मिक्स हो के रह लो, तो सेम फीलिंग आती है। सिमिलरली वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो अब देखो हम कहेंगे हाँ डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 है। अब आइडियल सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट स्ट्रॉन्गर, नहीं भाई स्ट्रॉन्गर नहीं होता, सिमिलर मिलता जुलता होता है, तो हम कहेंगे नहीं, इसने तो कह दिया इंट्रैक्शन अन्योन्य क्रिया मजबूत होती, तो ये तो गलत हो गया। तो मेरा स्टेटमेंट ए तो सही है ना, और ये रीजन क्या है, गलत है, मतलब ऑप्शन आपका समझ में आएगा ना, ऑप्शन सी था, पहला ऑप्शन सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो अब मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंडक्टेंस, सॉरी कंसंट्रेशन, तो बच्चे मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम, और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था, तो भाई वो था कापा इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन। तो अगर तुम कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो लैम्डा एम कम हो जाता है, तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही लग रही है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, सी बढ़ाओ लैम्डा एम कम हो जाएगा। फिर व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, तो याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था, है ना, कंसंट्रेशन 0 मतलब डाइल्यूशन कितना, इन्फिनिटी, अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 तो हम इसको बोलते हैं लैम्डा इंफिनिटी एम या लैम्डा नॉट एम, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, यानी हम इसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो ये कह रहा है कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी तो आप इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देना, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ना भाई, ये C0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना, मार्जिनल या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मैटर्स जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ दिखाती है, बिल्कुल। कोई एग्जांपल याद कर लो, लाइक KMnO4, तो बच्चे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना, तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही कह रहे हैं। और ये भी था ना KMnO4 का अगर कोई स्ट्रक्चर पूछे तो भाई स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि नहीं था, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाती। तो यही तो कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल, तो मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध, बहुत सारे बॉन्ड बना लेता है, और तभी इस चक्कर में ही तो डबल बॉन्ड है, तभी तो आपने 7 बॉन्ड बनाया और ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रही। तो बात ये भी सही है, ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, दोनों बातें करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, रेजोनेंस स्टेटमेंट, क्वेश्चन 18 है ना, कक्ष ताप पर, ठीक है, एट क्या बोलेंगे, रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्लोरोबेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा कम रिएक्टिव है, बिल्कुल। हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव, पढ़ा तो था हमने हेलो एल्केन्स के अंदर, जो टॉपिक था हमारा हेलो एरीन। क्लोरोबेंजीन में सब्स्टिट्यूशन जो है वो मुश्किल है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, तो इसमें रेजोनेंस का चक्कर पड़ता है, और रेजोनेंस के चक्कर में
आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है पर हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, और डबल को हम सब्स्टिट्यूट है ना हटा नहीं सकते, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि भाई क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे एक प्रतिरोधी है, मतलब कम क्रियाशील है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। फिर CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कैसे भाई, पहले आपका बॉन्ड सिंगल था, अब आपका बॉन्ड डबल है, तो एक बॉन्ड मजबूत होता है कि दो, तो ऑब्वियस है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड तो मजबूत हो गया, वीक कैसे हुआ, और वीक होता तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते ना, फटाफट रिएक्शन करवाते, मजबूत हो गया तभी तो हम नहीं हटा पा रहे। तो ये बात तो भाई बिल्कुल सही थी, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही था है ना, ए तो करेक्ट है, लेकिन ये रीजन जो है तो बिल्कुल ही गलत है, ये एक्सप्लेन करने का क्या, तो बात ही नहीं सही कह रहा है। ठीक है, चलो अब हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में न्यूक्लिक एसिड क्या है। ठीक है, दो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते। तो पहला सवाल, न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो भाई न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने पस कोशिकाओं में, पस सेल में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। तो तुम बताओगे न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल से, क्योंकि लिखने टाइम फंस जाता है ना कि लिखना क्या है, तो आपको लिखना है न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, है ना। केंद्रक में बायो वाला को तो पता ही, कुछ भी लिख देंगे चल जाएगा उनके, है ना। न्यूक्लियस में मिलते हैं और बाय नेचर वो लोग एसिडिक होते हैं, है ना, इसलिए हम इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। थोड़ा और लिख देना, ये दो तरह के होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। अब ये कह रहा है कि भाई डीएनए में जो ये दो स्ट्रैंड है, याद है ना, ऐसा आपने स्ट्रक्चर भी बनाया था, ये आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं भाई, है ना, और ये सामने वाला स्ट्रैंड, ठीक है, ये ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है। मतलब भाई अगर यहाँ ए है ना तो यहाँ टी है ना, और यहाँ सी है तो यहाँ जी है, यहाँ जी है तो यहाँ सी है, यहाँ टी है तो यहाँ ए है ना, ए के सामने ए क्यों नहीं है। तो हम कहेंगे देखो इसमें होता है एक तो प्यूरीन और एक पिरामिडीन। ए जो है वो प्यूरीन है और टी जो है वो आपका पिरामिडीन है, ठीक है ना। तो ये अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तभी तो ये कनेक्ट हो पाते हैं। ए और टी के बीच में होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से, इंटरमॉलिक्यूलर। ए और टी के बीच में होते हैं दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली सी और जी के बीच में होते हैं तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ोगे तभी तो ये डबल स्ट्रैंड हुआ। अगर आप जुड़ोगे ही नहीं तो सिंगल स्ट्रैंड हुआ, नहीं अलग होता, ये अलग होता है ना। तो हम कहेंगे ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इनको कनेक्ट होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले में बनता है, ए और टी के बीच में बनता है, सी और जी के बीच में बनता है, इसलिए, ठीक है ना। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी तो ए अपने सामने, तो बड़ा था ना डीएनए जो है वो क्या होता है, रेप्लिकेशन भी करता है, मतलब अपने जैसा डीएनए बना लेता है। तो अगर मान लो ये अलग हो गया, एक डीएनए स्ट्रैंड लिया है, तो ये ए है ना, ये अपने सामने टी को जनरेट कर लेगा, और यहाँ टी है ना तो ये अपने सामने ए को जनरेट कर लेगा। तो रेप्लिकेशन की नेचर की वजह से भी इनके सामने ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना, कॉम्प्लीमेंट्री को जनरेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बता दो क्या आप आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, इस कन्वर्जन को दो स्टेप से ज़्यादा में नहीं देना है। तो भाई आपके पास है इथाइल बेंजीन, ठीक है। अब इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से दो रिएक्शन घूमेंगी, एक इटार्ड और एक KMnO4 KOH। इटार्ड वाला लास्ट कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ध्यान रखना। KMnO4 KOH का आंसर है बेंजीन पे कुक। कितनी लंबी चेन ले जाओ, इथाइल ले जाओ, प्रोपाइल ले जाओ, मर्जी पड़े जो ले जाओ। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, KOH की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में। भाई ये तो इसको बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है ना, लेकिन बेंजोइक एसिड KOH को देखेगा तो कहेगा प्रोटॉन छोड़ना पड़ेगा, तो ये पोटेशियम बेंजोइट। और वापस अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो एसिडिक मीडियम में तो KMnO4 एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दो रिएक्शन लिखनी है, पहली रिमर्टिमैन और दूसरा सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन। अब देखो रिमर्टिमैन, शॉर्ट तरीके से रिमर्टिमैन लिखो,
फिनॉल ले लो, फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है क्लोरोफॉर्म से, है ना, और आपको लेना है NaOH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है तो NaOH 3 बार यूज होगा। अब देखो, वैसे तो फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले फिनॉक्साइड बन जाता है, और जब फिनॉक्साइड बन जाता है ना तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑर्थो रहता है। ठीक है, क्यों? तो फिर इसके वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हमें आंसर देना है तो हम कहेंगे ठीक है भाई, देखो ये 3 Cl और 3 Na को तो हम रवाना कर देते हैं। नाउ दिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये OH और H वाटर अलग कर देते हैं। तो बच्चे फॉर्माइल ग्रुप बच गया, देखो CHO, है ना। तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप कनेक्ट होना, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं भाई सैलिसिल्डिहाइड, है ना। तो ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी है? तो ये आपकी है रिमर्टिमैन। नाउ स्टूडेंट, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड होता है फिनॉल का पड़ोसी COH, सैलिसिल्डिहाइड फिनॉल का पड़ोसी एल्डिहाइड। तो फिनॉल ये रहा OH और COH, है ना, नेबर में। ठीक है, अब एसिटाइलेशन, तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, इसका नाम लिख देती हूँ, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो बच्चे सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओ। एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना आता है CH3CO लेफ्ट से, CH3CO राइट से, और बीच में लाओ O। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और फिनॉल प्रोटॉन छोड़ देगा, एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा और ये एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा फिनॉल के साथ। तो ये कुछ ऐसा है ना, ये COOH, ये O और ये एसिटाइल ग्रुप। तो इसको पढ़ते हैं हम ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या 2 क्या बोलोगे, 2 एसिटाइल या 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका UPSC और सबसे अच्छा नाम है एस्प्रीन। ये है एस्प्रीन, जो आपका पेन किलर भी होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, बुखार के टाइम बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो दिस इज एस्प्रीन। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नीट जेईई के लिए भी ध्यान रखेंगे। नाउ A का B में कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, है ना, दूसरी कोटि की अभिक्रिया को फॉलो करता है। ठीक है, कि भाई अगर A B में कन्वर्ट होता है तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब रेट एक्सप्रेशन ये है, रेट इक्वल्स टू Ka⁴ ठीक है, A का B में कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है। अब यदि हम A की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दें, है ना, 3 गुना कर दें, तो बच्चे अगर मैं A' को 3A कर दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो देखो थोड़ा तरीके से लिखोगे, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। सीधा लिखा है 9 गुना तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर कह रही हूँ, है ना, पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर A' को 3A कर दिया तो जो नई रेट है वो हो गई K, A की जगह 3A⁴ यानी इक्वेशन 2। 1 और 2 को कंपेयर करो तो ये हो गया 9 टाइम्स। ठीक है, नाउ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझाओ। छद्म एकाणु का अभिक्रिया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो, अगर हम एस्टर हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करें, है ना, CH3COO C2H5, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना बेसिक मीडियम में सेकेंड ऑर्डर होता है, एसिडिक मीडियम नहीं लिखे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, बेसिक मीडियम लिख दिया गलती से, याद नहीं रहा तो सेकेंड ऑर्डर तो गलत हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, एस्टर का लिविंग ग्रुप ये होता है, तो आपका आंसर है एसिटिक एसिड और अल्कोहल। तो आपको बताना है अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में वाटर कंसंट्रेशन एक्सेस में होती है, पानी ज़्यादा होता है थोड़ा सा, है ना, जल की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण जो रिएक्शन की रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करती है, वाटर पे डिपेंड नहीं करती है ना। यानी ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें भाग तो 2 जने ले रहे, भाग इन द सेंस पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल 2 है ना, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बट तो भाई ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां मॉलिक्यूलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर जो है वो 1 है, अभिक्रिया की कोटि 1 है, स्पीड खाली एक जने पर डिपेंड कर रही है, उसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर लिक्विड x और प्योर लिक्विड y, ठीक है, मेरे पास एक तो लिक्विड x है और लिक्विड y है, मैं a और b मान लूँ क्या, है ना, तो तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड x है और लिक्विड y है जिसको हम a और b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेशर जो है वो 120 और 160, तो P नॉट ए ये 120 मिलीमीटर मरकरी और बच्चे P नॉट बी ये आपका 160 मिलीमीटर मरकरी। अब आपने क्या किया, दोनों के मोल समान रखे ना, इक्वल मोल्स लिखे, तो मान लो मैंने इसके मोल लिए एक, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वो हमने एक ले लिया, और हमने मान लिया बी के मोल भी समान है तो मैं एक ले लेती हूँ। अब मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो बच्चे ए के मोल तो एक है, दोनों के मिला के तो 2 है, तो ये मोल फ्रैक्शन 0.5। एक्स भी कितना होगा 1 माइनस एक्स है, यानी ये भी 0.5। अब आपने दो अलग अलग लिक्विड है, इनको मिला दिया, आइडियल सॉल्यूशन बन गया। तो भाई आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मूला राउल्स लॉ को फॉलो करना, तो P टोटल विल बी इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी एक्स बी, है ना। मैंने ए बी इसलिए मान लिया क्योंकि फिर ये एक्स एक्स हो जाता और एक्स वाई हो जाता, थोड़ा सा बिगड़ता है सिस्टम, इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, P टोटल, ए का प्रेशर है 120 और मुझे तो उसका आधा करना है ना, और बी का प्रेशर है 160 और मुझे तो उसका भी आधा करना है, यानी कि 60 और 80 हुआ कि नहीं, है ना। 120 का आधा कितना हो गया 60 और 160 का आधा कितना हो गया 80, तो टोटल हो जाएगा 140 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन था ना पीछे, हाँ ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मर्करी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब देखो मर्करी सेल जो है, मर्करी सेल में एनोड किसका है, जिंक अमलगम का, कैथोड किसका है, HGO का, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, QH। अब मर्करी सेल की रिएक्शन पढ़ो, क्या था, एनोड था जिंक का, कैथोड था HGO का, और आपका जो रिएक्शन है वो है ZnO और मर्करी, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन में आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, KOH जितना यूज हुआ वो सारा कंज्यूम हो गया और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आयन कंसंट्रेशन समय के साथ नहीं बदलती है, इसलिए पोटेंशियल भी समय के साथ साथ नहीं बदलता है और आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है लाइफ टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके चॉइस में क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है, डिफाइन फ्यूल सेल विद एग्जाम्पल, व्हाट एडवांटेजेस डू द फ्यूल सेल हैव और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले तो ईंधन सेल, फ्यूल सेल क्या है, तो बच्चे फ्यूल सेल, एक चीज उसने पकड़ा दी, फ्यूल सेल की बात करो, एक इसने बोल दिया प्राइमरी सेल की बात करो, और एक इन्होंने बोल दिया सेकेंडरी सेल की बात करो, ठीक है भाई। फ्यूल सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो ध्यान से सुनो, फ्यूल सेल ऐसे सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, फ्यूल की केमिकल एनर्जी, है ना, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को सीधा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आप पेट्रोल भर दो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो। जैसे आपने जनरेटर देखा ना, जनरेटर भी तो यही काम कर रहा था, आप डीजल डालते जाओ और शादियों में जनरेटर चलता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में क्या होता है, जनरेटर लगा होता है कि भाई चलो लाइट चली गई तो जनरेटर से काम चला, ठीक है। तो फ्यूल डालते जाओ, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, और हमारे कोर्स में क्या था, हमारे कोर्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, मीथेन है, ईथेन है, अल्कोहल है ना, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो ये ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो आपके पास दो तरह की बैटरी है, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखो प्राइमरी में तो प्रॉब्लम क्या है कि तो रिचार्ज ही नहीं होती, है ना, तो नॉट रिचार्ज, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार काम में ले लो और फेंक दो, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या था, तो हम कहेंगे लेक्लेंसी सेल था हमारे पास, तो लेक्लेंसी सेल आर प्राइमरी सेल। सेकेंडरी ये रिचार्ज तो हो सकती है, तो बढ़िया है ना, रिचार्ज हो सकती है, तो तकलीफ क्या है ना। आपने फ्यूल को बढ़िया क्यों बोला, तो भाई रिचार्जेबल है, मतलब एक बार डिस्चार्ज होगी, यानी अपनी बैटरी ने पूरा काम कर दिया ना, अब आपकी गाड़ी चल रही है, बैटरी काम कर रही है, अब वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई
तो गाड़ी बंद, आपका काम रुक जाएगा। अब आप उसको चार्ज करो, है ना। अब चार्ज होने में 2 घंटे ले, 6 घंटे ले, 1 दिन ले, उतना वेट करो। तो ये रिचार्जेबल तो है बट इट टेक्स टाइम टू अगेन रिचार्ज, है ना। वन टाइम ये यूज होके क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती। फ्यूल सेल में ऐसा नहीं था, है ना। जनरेटर में क्या है, डीजल डालते जाओ, सेल काम करता जाएगा, फिर डीजल डालो, सेल काम करता जाएगा। और हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे ना, आपको बोर्ड एग्जाम्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से समझाना है, तो हम कहेंगे वहाँ तो और बढ़िया सिस्टम था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल याद करो, 2 कंपार्टमेंट होते थे। एक कंपार्टमेंट से तुम हाइड्रोजन गैस भर रहे हो, दूसरे से तुम ऑक्सीजन गैस भर रहे हो, है ना। और इनका जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है, और वाटर हम निकाल देते थे स्पेस में, पानी पीने के काम आ जाता है, पॉल्यूशन नहीं करता है। और फ्यूल कंटिन्यूसली फेड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगातार क्या होता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, और आप भरते जाओ ना, वनागोन कर रहा है, जितना आप फ्यूल भरते जाओगे सेल काम करता जाएगा, आपका काम बीच में रुकेगा नहीं, बस फ्यूल आपके पास होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये तीनों को आप डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको इन कंपाउंड्स का यूपीएससी नाम लिखना है। CONH3 सबसे पहले कोबाल्ट को X मान लो, फिर अमोनिया 5 है लेकिन अमोनिया न्यूट्रल है, ONO नाइट्रीटो चार्ज -1 इक्वल्स टू, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 है तो यहाँ +2 लिखो। सो स्टूडेंट्स X की वैल्यू यहाँ आ गई 3। नाउ आपके पास लीगेंड संख्या 5 है, तो बच्चे सबसे पहले लीगेंड नंबर लिखते हैं 5 अमोनिया, तो पेंटा एमीन। अब एमीन में डबल M लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, पेंटा अमीन। ONO को पढ़ना है नाइट्रीटो, और कनेक्शन है ना, जुड़ा हुआ किससे, O से, तो नाइट्रीटो। नाउ कोबाल्ट क्योंकि मेटल है तो आपने लिख दिया, लीगेंड नंबर लिख दिए, सारे लीगेंड्स लिख दिए, मेटल नेम इज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेटस 3। और ये आयन है तो अब यहाँ आयन लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप कोबाल्ट 3 तक लिख देना। नाउ स्टूडेंट्स K2NiCl4, K2NiCl4 में 2 पोटेशियम +2 निकल को X मान लो, 1 Cl -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। सो X की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +2। अब चलो K2 तो हम कहेंगे भाई पोटेशियम ले लो, सबसे पहले हमने लिख दिया पोटेशियम। लीगेंड संख्या 4 है तो टेट्रा क्लोरिडो, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, सब एक लाइन में लिखना है ना, नीचे नहीं लिखना उसको। और निकल देखो आगे पोटेशियम है मतलब कॉम्प्लेक्स माइनस है ना, ये बराती है ना, तो ये घराती घर वाले, तो घर वाले के अंदर नेगेटिव साइन है ना, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये नेगेटिव है ना साइन कॉम्प्लेक्स का, तो फिर 8 आता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो निकलेट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके आगे कोई बराती नहीं है ना, ये खुद अकेला ही था, तो यहाँ कोबाल्ट आएगा, वहाँ निकलेट आएगा। समझे क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। ठीक है, चलो। और इसके चॉइस में मान लो को पहला क्वेश्चन नहीं आया, तो दूसरा चॉइस कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या है। कीलेट कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो मैंने ले लिया CO EN3 Cl3, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बाइडेंटेट लीगेंड है, बाइडेंटेट द्विदंतुक है ना, जिसकी डेंटिसिटी 2 हो, या ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें पॉलीडेंटेट लीगेंड है, तो ये जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जैसे EN होता है बच्चे इथाइलिन डाइअमीन, 2 अमोनिया और इथाइलिन 2 कार्बन, ठीक है ना। जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग बन जाती है, देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये बंद हो गया, इस रिंग को हम कीलेट कहते हैं। इन लीगेंड्स को कीलेटिफाइंग लीगेंड बोलते हैं, और जब ये लीगेंड मेटल के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को कीलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं ना, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। तो बच्चे होमोलैप्टिक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लीगेंड एक जैसे है ना, जैसे यहाँ सारे लीगेंड सेम है तो होमोलैप्टिक। लेकिन हेट्रोलैप्टिक में बात बदल जाती, जैसे आपने यहाँ EN2 कर दिया, 2 Cl2 अंदर डाल दो तो लीगेंड्स बदल गए, है ना। EN तो 2 ही है, 2 Cl है, डिफरेंट काइंड ऑफ लीगेंड, एक से अधिक प्रकार के लीगेंड होते हैं तो हम उसे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तक सिंपल ही है ये भी। नेक्स्ट, अब हम सेक्शन C की तरफ चलते हैं। देखो कोई 3 आंसर देने हैं, बढ़िया। C5H10 का कौन सा आइसोमर सनलाइट की प्रेजेंस में सिर्फ एक कंपाउंड बनाता है, C5H9Cl।
अब देखो ध्यान से सुनो, C5H10 मतलब अगर CnH2n की बात करूं तो मेरे पास दो ही चॉइस है, एक चॉइस है एल्कीन और एक चॉइस है साइक्लोएल्कीन, है ना। CnH2n में दो चॉइस है आपके पास, दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं इससे, दो स्ट्रक्चर, एक तो एल्कीन एक साइक्लोएल्कीन। अब एल्कीन में तो बस 1 पेंटीन भी है, 2 पेंटीन भी है ना। और जब मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम है, लेकिन एल्कीन में प्रतिस्थापन बिल्कुल पॉसिबल है। तो 5 कार्बन वाला साइक्लोएल्कीन मतलब साइक्लोपेंटेन, तो जब मैं सनलाइट की प्रेजेंस में साइक्लोपेंटेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं तो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है कि H को रिप्लेस कर दो Cl से, और मेरा जो कंपाउंड है वो ये देखो, ये C5H10 है क्या, ढूंढो, सब CH2 है ना। तो 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो ये C5H10 है, और एक H हटा के Cl लिख दिया तो ये C5H9Cl है। तो ये कह रहा है सिर्फ एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनता है, तो वो यही पॉसिबल था और कोई स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं था। ओके चलो, फिर SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। देखो 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो 2 ब्रोमोपेंटेन, सही, 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता क्रम होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो सर्वाधिक क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव जो है वो है 1 ब्रोमोपेंटेन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद ये आएगा सेकंड नंबर पे 2 ब्रोमो और लास्ट में बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आपके पास है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ऑर्थो और मेटा के कंपैरेटिवली पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, ज्यादा है। तो मुझे एक चीज बताओ, मेल्टिंग पॉइंट मतलब तुम मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट किसको करते हैं, जो पहले से सॉलिड होता है। तुम यहाँ पहले सॉलिड होता है तो मेल्ट करेंगे, लिक्विड को क्या मेल्ट करेंगे। अब सॉलिड है और मेल्ट नहीं हो रहा, मतलब अच्छे से उसके मॉलिक्यूल क्या है, पैक्ड है। तो बिल्कुल पैरा वाले में सिमेट्री नहीं है क्या, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऐसा है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, क्रिस्टलीय सममितता, क्रिस्टलाइन सिमेट्री है, और इस क्रिस्टलाइन सिमेट्री के चक्कर में है ना, ये क्या है, इसकी पैकिंग अच्छी है ना, मॉलिक्यूल आपस में अच्छे से पैक्ड है, ठीक है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन मैग्नीशियम से और फिर हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा है, हमारे पास है ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से, ये सेम वैसी ही रिएक्शन है जब आप RX की रिएक्शन Mg से करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो तुम्हें आंसर याद होता है भैया, RMgX बनेगा। तो यहाँ पे भी तो वही करना, यहाँ क्या सोच रहे हो, बोलो, ये यहाँ फिट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन MgBr, क्लियर। तो यहाँ तुम बना लेते थे RMgX, फिर जब हम तुम्हें RMgX का हाइड्रोलिसिस बोलते थे तो याद करो Mg पॉजिटिव और पानी से OH माइनस उठाना है, ये रवाना हो गया आंसर RH। सिमिलरली बच्चे, अब तुम्हें यहाँ हाइड्रोलिसिस करना है H प्लस OH माइनस, तो ये Mg प्लस है, Mg प्लस OH के साथ रवाना कर दो तो ये साइक्लोब्यूटेन एज इट इज बना दो, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो मॉलिक्यूल इथेनॉल है, 413 केल्विन पे आपका आंसर ईथर है प्लस वाटर है ना। आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं। दूसरा वाला पहले कर लेते। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसा है क्या, है ना, ये मैंने आपको अल्कोहल वाला इंपॉर्टेंट पेपर दिया था उसमें भी था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो हम गए हाँ भाई ये कुछ ऐसा है, यहाँ है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में है इंट्रामॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इसका घर में ही इंटरेक्शन है ना, इसको पड़ोसी से कोई मतलब नहीं, और पड़ोसी का भी अपने घर में इंटरेक्शन है, उसको अपने नेक्स्ट नेबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने में ही बिजी है। मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज़्यादा है, एसोसिएशन नहीं है, अणु पास पास में आते ही नहीं, तो सब दूर दूर ही रह रहे हो, तो फिर सॉलिड तो रहने हो ही नहीं सकता। लिक्विड है तो भी जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये स्टीम वॉलेटाइल है। तो ऑर्थो क्या लिखा है इसने, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें कोई एसोसिएशन नहीं है, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, कोई आणविक संगुणन नहीं है, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। लेकिन पैरा में ऐसा नहीं होता। तो बच्चे पैरा में अब ये आपस में ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते ना, क्योंकि ये दूर है ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये लोग दूर है, तो ये आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन नेबर में तो बना सकते हैं ना, पड़ोसी के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हम कहेंगे हाँ ये तो पॉसिबल था। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे बात समझ में, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चे पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर, अगर आपने की पॉइंट नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चक्कर में मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, इनमें एसोसिएशन होता है, इस चक्कर में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये स्टीम वॉलेटाइल तो नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पहले हो गया। अब हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। अब देखो मैकेनिज्म बच्चों को बहुत जोर आता है, मैकेनिज्म कैसे लिखे। चलो चॉइस वाले क्वेश्चन यहीं कर लेते हैं इसको। देखो हमारे पास है इथेनॉल, CH3CH2OH, है ना, इसने क्वेश्चन ये दिया, मैं क्वेश्चन वापस लिख देती हूँ, CH3CH2OH, और यहाँ ऐसा लिखा था टेम्परेचर आपका 413 केल्विन, और यहाँ है H2SO4, और आपका जो आंसर है दैट इज CH3CH2O CH2CH3 डाइथाइल ईथर। रिएक्शन नहीं लिखनी है, इसका मैकेनिज्म बना के लिखना है। ठीक है, अब मुझे बताओ H2SO4 लिया है, मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं प्रोटॉन की जरूरत है, अदरवाइज तो काम होता नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ स्टेप 1, ठीक है, खुद बनाओ। देखो प्रोटॉन की जरूरत है, तो प्रोटॉन को पता है कि मुझे कहाँ अटैक करना है ना, प्रोटॉन आते ही सर्च कर लेगा भाई लोन पेयर कहाँ है, मुझे वहां जुड़ना है। तो पहला स्टेप है अल्कोहल का प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। अल्कोहल में प्रोटॉन कनेक्ट हो रहा है, तो CH3CH2OHH और, ठीक है, क्या तुम्हें प्रोटोनेटेड, है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया, तो हम कहेंगे प्रोटोनेटेड इथेनॉल तो है। अब हम चलते हैं स्टेप 2। अब तुम्हें लगेगा ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या भाई कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तुम ऑक्सीजन को प्लस कैसे बना सकते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा करो वाटर बाहर निकाल दो। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे तोड़ दूं तो ऑक्सीजन माइनस जो कि पहले से प्लस यानी न्यूट्रल, तो ये H2O बन के निकल जाएगा, और मेरे पास आएगा इथाइल कार्ब कैटायन प्लस वाटर। तो मैंने हो गया, सेकेंड भी सिंपल है, क्या ही दिक्कत थी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से जल के अणु का त्याग, है ना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस। अब स्टेप 3, अब मान लो तुम्हें अब नहीं आता कि स्टेप 3 कैसे जाओ, तो कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे पास ये चीज है, इसको तो काम में लेना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल लेने थे, तुम एक ही मॉलिक्यूल से काम चला रहे हो, तो तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट भी तुम्हें पता है कि लास्ट में आंसर ही आना चाहिए। स्टेप 3 स्टेप में मैकेनिज्म है हमारा, तो हम कहेंगे हाँ लास्ट में तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। अब क्या करें, तो एक तो ये रहा CH3CH2OH ये रहा, तो हम कहेंगे ना ये प्लस है, इसको भी पता है कि मुझे कहाँ अटैक करना है ना, और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, ये यूं को यूं लिख दो बीच में, CH3CH2O CH2CH3, है ना। तुम्हारे पास यही तो चीज़ थी, देखो एक इथेनॉल था और एक इथाइल का कैटायन, मैं दोनों को जोड़ के लिख दिया और आगे आंसर तो ये है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ मैकेनिज्म तो उसको आता है। और करना क्या है भाई, ऑक्सीजन को प्लस रखते नहीं है, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे तोड़ दो, और प्रोटॉन जिससे हमने रिएक्शन शुरू की थी तो वापस पहुंचाओ तो सही, कहाँ से आया था उसको देना तो पड़ेगा, तो डीप्रोटोनेशन। ठीक है, चलो
नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एनीसॉल की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड। तो पहले तो ध्यान से सुनो, एनीसॉल होता है मिथॉक्सीबेंजीन, एनीसॉल होता है मिथॉक्सीबेंजीन की रिएक्शन तुमने कराई मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, इतना क्या सोचना है ना। फ्रिडल ग्राफ्टी तो है, तो आप HCl बाहर निकाल दो और ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल लगा दो। अब इसका नाम बताओ। अगर तुम्हारे दिमाग में पहला नाम आया ऑर्थो मिथाइल एनीसॉल और पैरा मिथाइल एनीसॉल, तो खट से निकाल देना, गलत है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन के सामने हम जो है ईथर का सफिक्स, ईथर का हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं, ईथर का सफिक्स होता ही नहीं है, तो ये टोलुइन है, सीधी बात है। तो आपको लिखना है ऑर्थोमिथॉक्सीटोलुइन और पैरामिथॉक्सीटोलुइन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना है सोडियम डाइक्रोमेट से। तो बच्चे फिनॉल लिख लेती हूँ मैं, ये हमने पिछले अल्कोहल वाले इंपॉर्टेंट में भी किया था। फिनॉल और फिनॉल का ऑक्सीडेशन सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, बताया था मैंने, ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, है ना, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करो और इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करो, तो यहाँ आमने सामने डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए लेफ्ट राइट में सिंगल है, डबल आ नहीं सकता, बस दो डबल बॉन्ड इधर आएंगे, प्लस आप बताएंगे वाटर। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्विनोन या मैंजो क्विनोन, या आप इसको बोलेंगे क्विनोन। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, तो आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर Pi73 केल्विन। ओके, तो मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए डीहाइड्रोजनेशन। 573 केल्विन मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डीहाइड्रोजनेशन में तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। बट देखो यहाँ OH बॉन्ड फ्यूजन हो जाए, लेकिन यहाँ तो है नहीं ना हमारे पास हाइड्रोजन, तो डीहाइड्रोजनेशन की जगह डीहाइड्रेशन, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा आइसोब्यूटाइलीन, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट, COEN2Cl2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ और बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, अभी बना लेते हैं। देखो, COEN2 और Cl2, इसके GI बनाने हैं। अब GI दो तरीके से, एक सिस एक ट्रांस। ठीक है, अगर तुमने Cl के सामने Cl खींच दिया 180 डिग्री पे, तो ये ट्रांस है। अब तुम्हारे पास यही जगह बची है, इधर En और इधर En, है ना। और अगर तुमने Cl के पास में Cl बनाया, ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1 कर देते हम, है ना। Cl को 90 डिग्री पे रखा, ठीक है, और बाकी ये En और ये En, तो भाई ये सिस है, ये ट्रांस है। ठीक है, अब अगर और सोचा जाए बच्चों, तो ये दो बराबर पार्ट में कट सकता है, ये ना, इसको यूं मान लो, यूं, है ना, एक Cl ऊपर से एक Cl नीचे से, और इसको ऐसे काट दो, तो ये बराबर, एक Cl ऊपर चला गया एक Cl नीचे चला गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हिंदी में लिखते सममिति तल। ठीक है, तो बच्चे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, यानी ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्री जो कंपाउंड है वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, ये हमेशा प्रकाशिक असक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और ये नहीं कटेगा दो पार्ट्स में, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ध्रुवण घूर्णक है, ये ध्रुवण अघूर्णक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये था कि आप इसके दो GI बनाओ, सिस बना दो, ट्रांस बनाओ, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, है ना। तो तुम बताओगे भाई ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस वाला नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति तल है। नेक्स्ट है COF6-3 का हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों लिखो। एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है। तो देखो आपके पास है COF6-3। अब बच्चे कोबाल्ट को X मान लो, 1 फ्लोरीन -1, 6 फ्लोरीन है, X की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नाउ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो देखो ये हो गया आर्गन 4s2 3d7। बट तुम्हारे पास कोबाल्ट +3 है तो आर्गन एंड 3d6, ठीक है। तो हमने बना दिया ये 3d, ठीक है। 3 2 5 हो गए, ये आगे 4s आ गया और ये 4p आ गया, ठीक है। 3d6 ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब बच्चे फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड है ना, फ्लोराइड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये वाले डी ऑर्बिटल काम नहीं आएंगे, बाहर का डी ऑर्बिटल काम में आएगा, यानी यहाँ 4d। हालांकि ये बात कही तो हमें क्रिस्टल फील्ड थियरी में थी और इसको हम एक्सप्लेन वीबीटी से कर रहे हैं, इसलिए वैसा कुछ लिखेंगे नहीं। हम बोलेंगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा फ्लोरीन F- की प्रेजेंस में। तो मुझे 6 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, तो देखो sp3d2, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनो ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, तो इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। म्यू का फॉर्मूला है √n n+2, तो बच्चे म्यू इक्वल्स टू √4 4 + 2 है ना, √24, ठीक है। यानी 4.9 के आसपास लमसम आंसर देना। भाई 25 का √5 है ना, तो 24 का √5 से कम होगा, तो 4.9 4.8 लिख दो, है ना, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 300 केल्विन पे और टाइम लगता है 30 मिनट, ठीक है। और 320 केल्विन पे भी कंप्लीट होती है और टाइम लगता है 10 मिनट, मतलब पहले 30 मिनट लगते हैं फिर 10 मिनट लगते हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। आपको log 2 दिया है, log 3 दिया है, log 4 दिया है, R की वैल्यू दी और मैंने आंसर भी लिखा, आंसर आपका ये आना चाहिए, कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक। अब दिमाग लगाओ, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है, मतलब आधी कंप्लीट होती है, और आधी कंप्लीट होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। तो मेरे पास पहला टेम्परेचर तो है 300 केल्विन, है ना, और दूसरा टेम्परेचर है मेरे पास 320 केल्विन, 320 केल्विन। 50% कंप्लीट होना यानी T12। इस सिचुएशन में मेरे पास T12 है 30 मिनट्स, और सेकेंड टाइम टेम्परेचर बढ़ाते ही टाइम कम लग रहा है, यहाँ T12 है कितना, 10 मिनट्स। तो भाई मैं यहाँ पे K निकाल देती हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए K रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन T12। तो अगर मैंने इसको T1 माना है तो इसको K1 मान लेते हैं, और इस रिएक्शन का हाफ लाइफ ये है, तो भाई देखो K1 आ जाएगा 0.693 और लगने वाला समय 30, और यहाँ मेरे पास K2 आ जाएगा 0.693 और हाफ लाइफ पीरियड 10, ठीक है। अब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, T1 T2 दोनों हैं आपके पास, ये फॉर्मूला है log K2/K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। नाउ स्टूडेंट्स log K2 पहले ये वैल्यू रखनी है 0.693 अपॉन 10 अपॉन 0.693 अपॉन 30 इक्वल्स टू EA 2.303 R आपका 8.314 हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस 10 केल्विन का ही तो है, 20 केल्विन का है ना, 320 और 300, और ये हो गया 300 और 320, ठीक है। अब 0.693 तो काट दे, 30 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आएगा, मतलब मुझे log 3 की वैल्यू चाहिए, है ना, और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.477। तुम्हारा काम है सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना। देख लो, दो टेम्परेचर है 300 केल्विन 320 केल्विन, पहले टाइम 30 मिनट्स लगा था, है ना, तो हाफ लाइफ है, तुम्हें एक फॉर्मूला ये बिठाना था T12 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K,
तो बच्चे इस टेम्परेचर को T1 मान लो, K1 निकाल दो, हाफ लाइफ पीरियड ये रहा, और इस टेम्परेचर को T2 मान लो, ये यहाँ से K2 निकाल दो, हाफ लाइफ पीरियड इसका भी है, लॉग की वैल्यू दी हुई है। आंसर तुम्हारा 43,850 जूल, और किलो जूल में कन्वर्ट कर देना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरोएसिटिक एसिड मोलर मास है 78, 19.5 ग्राम को 500 ग्राम पानी में घोला और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देखने को मिला 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 डिग्री सेंटीग्रेड कैल्विन, है ना। आपको क्या देखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल। 19.5 ग्राम को घोला है, 500 ग्राम में घोला है, मोलर मास 78 है। पहला फॉर्मूला यूज करो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का। देखो तुम्हारा फॉर्मूला याद है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी को भी खोल के लिखो तो हम कहेंगे 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल है। मोलालिटी क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, KF हो गया। अब एबनॉर्मल ही है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब आपने कहा डिप्रेशन तो 1 डिग्री का आया, आई हमें फाइंड करना है 1000। KF की वैल्यू आपको शायद 1.86 दे रखी है ना, KF का आ गया ये रहा, KF आपके पास है 1.86। स्मॉल w 19.5 ग्राम को घोला है ना, और मोलर मास 78, और कितने में घोला है भाई, कितने में डिजोल्व किया, 500 ग्राम्स में डिजोल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा काम है आई फाइंड करना, है ना। 78 और ये काट देगा 500 और 1000 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 78 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.86 इंटू 19.5। क्लियर, यहाँ से आप आई फाइंड करेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा डिसोसिएशन। अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। दोनों माइनस में होंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। एन कितना लेंगे तो बच्चे फ्लोरोएसिटिक एसिड, है ना, फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये वीक है, फ्लोरो लगाते स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये 2 आयन बनाएगा ना, एक तो एसीटेट, फ्लोरोएसिटेट, और एक H आयन, तो 2 टुकड़े हो रहे, तो N की वैल्यू 2 रख लेना। I तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, I यहाँ से रखोगे, N की वैल्यू 2 रखोगे, अल्फा निकालोगे, मेरे हिसाब से अल्फा 0.75 और परसेंटेज में करोगे तो 75%। ठीक है, इतना आंसर आना चाहिए, खुद करना, बन जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में देखो आपके CBSE का जो रूल है, ये आपको एक स्टेटमेंट एक पैराग्राफ कहते हैं, इसको पढ़ लो और पैराग्राफ को पढ़ के और आंसर दो, है ना। अब हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम आंसर डायरेक्ट देंगे, क्योंकि पढ़ के आए हो, सब कुछ पढ़ लेना, हालांकि आंसर आपको देनी ही पड़ेगी, खुद ही पैराग्राफ से हल्का फुल्का हेल्प मिलता है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन आपको करानी है ड्राई HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल से, तो ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड की रिएक्शन देखो, पिछली बार भी हमने अल्कोहल फिनॉल के इंपॉर्टेंट किए थे, यही क्वेश्चन था। एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। दिख ही रहा है तुम्हें, क्या एलिमिनेट होगा, तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट होगा। याद करो मैंने पिछली बार बताया था, एक बार कराते हो तो हेमी एसिटल और कंप्लीट कराते हैं तो एसिटल। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज एसिटल। ठीक है भाई, चलो बच्चों यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिनॉल के कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो भाई फिनॉल के कमी मेरे में क्या समस्या है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रोटॉन छोड़ता है ना, प्रोटॉन कहाँ छोड़ेगा, हवा में तो छोड़ेगा ना, एक्वस सॉल्यूशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन छोड़ता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस है, इस चक्कर में ये स्टेबल है ना, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अनुनादी संरचना, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा। क्लियर। फिनॉल भी प्रोटॉन छोड़ता है, वो भी फिनॉक्साइड आयन बनाता है,
और ये तो कह रहा है कि भाई फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कार्बोक्सिलेट से तो ज़्यादा है ना। फिनॉल एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन बनाता है, बिल्कुल बनाता है, और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उससे तो ज़्यादा है, पूरा माइनस जो वो घूम के आए। तो हम कहेंगे ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी है, देखो ये यहाँ टूट गया, ये यहाँ टूट गया। तो फिनॉक्साइड आयन की जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो तुम्हें यहाँ क्वालिटी रेजोनेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, अगला तुम बना लोगे, है ना। तुम देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आपने दे दिया, जो कि सही नहीं है। आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है, ओके, जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा एनर्जी क्या बोलते हैं लॉस होता है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, वो सब सही है लेकिन ये क्वालिटी रेजोनेंस नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन भी नेगेटिव है। जबकि यहाँ देखो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होती है, जैसे बेंजीन की होती है ना, अंदर के 3 बॉन्ड घुमा दो, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे आता है, वहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आता है, इसलिए भी वो कम वैलिड है, इसलिए ज़्यादा अच्छा एसिड है। चलो नेक्स्ट, CH3MgBr के से रिएक्शन करानी, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। अब देखो CH3MgBr में बच्चे CH3- न्यूक्लियोफाइल है। अब कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ऐसा इन्होंने जो थियरी दी थी उसमें बताया। ठीक है, हमें तो पहले से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, एग्जाम देने आए है ना, तो हम तो स्टेट बोर्ड के बच्चे, हम तो कुछ पढ़ के आते नहीं, हम हेल्प की ज़रूरत नहीं है ना, हम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको तो करना होता है। ठीक है, तो आपने नहीं पढ़ा उसको तो ऐसा टेंशन मत लेना, हम तो पढ़ाई नहीं कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होता है, कोई पैराग्राफ नहीं दिया होता पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो ये अटैक तो कर लेगा, है ना, और अटैक करने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये EDG ग्रुप है बच्चों, ये सपोर्टिंग ग्रुप है, ये इसके प्लस को दबाएगा, तो प्लस को दबाएगा तो इसका अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ जो सपोर्टिंग ग्रुप देखा ये कितना बड़ा है और दोनों तरफ से, तो भाई ये तो मोर EDG है, ये तो इसका पूरा ही प्लस दबा देगा, तो अटैक होगा कैसे। और यहाँ पे भी इसको 2 साइड से सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर मैं इसको C मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको A मान लूँ, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर A सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सपोर्ट एक दिशा से है, फिर वहाँ सपोर्ट 2 दिशाओं से, या दोनों डायरेक्शन से, पर ये तो बल्कि ग्रुप है, इसका इफेक्ट डोनेटिंग ग्रुप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्लस आई लगेगा। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव A, फिर C और लास्ट में जाके आएगा B। ठीक है, चलो प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो बच्चे 2 तरह की रिएक्शंस है, दोनों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो एक तो ये मिथाइलेटेड कीटोन है, तो ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना, मिथाइलेटेड ग्रुप है ना कार्बोनाइल, तो ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो आप इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, भाई यहाँ हेलोफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ये एल्डिहाइड है, तो आप सबसे अच्छा तो ये कि आप ऐसे लिखो, ये क्या करेगा, शिफ्ट रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेंस रिएजेंट, तो आप ऐसा लिख दो, ये टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएगा, है ना, टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। यहाँ नो सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि ये कीटोन है, ये रजत दर्पण परीक्षण नहीं देगा, नो सिल्वर मिरर टेस्ट विद TR टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चॉइस में क्या क्वेश्चन है आपके पास, तो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट लिख दो। तो भाई ये टोलेंस रिएजेंट ही तो है ना, तो टोलेंस रिएजेंट देखो ये कीटोन है, कीटोन को तो छेड़ेगा ही नहीं, मना कर देगा, लेकिन एल्डिहाइड है तो उसको ऑक्सीडाइज करके मानेगा, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो ये बनाएगा COO-। ठीक है, फिर ये सेमी कार्बोजॉइड है। अब देखो रिएक्टिव पार्टी होता है हाइड्रेजीन, ध्यान रखना, एग्जाम में जानबूझ के आपको ऐसे लिखता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये लिखा मैंने बेंजल्डिहाइड,
की रिएक्शन हमने कराई सेमी कार्बेजॉइड, थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ ज़्यादा सही आएगा, CH डबल बॉन्ड O, है ना, ये हाइड्रोजीन वाला पार्ट लिखना, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, ध्यान रखना, यूं नहीं H2 जल्दी जल्दी में यहीं से H2 बाहर कर दो, गलत हो जाएगा, हाइड्रोजीन वाला पार्ट रिएक्ट करता है। तो बस अब ये वाटर एलिमिनेट कर दो और बना दो भाई ये बेंजीन, CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अब फिर से थियरी पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना, स्मार्ट बच्चे होकर लोगे। क्या क्वेश्चन है देखो, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, क्यों? ठीक है, देखो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मतलब ये कुछ ऐसा, OC डबल बॉन्ड OCH3, फिर OC डबल बॉन्ड OCH3, कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। देखो अच्छा, अब ग्लूकोज में ना देखो, एक तो वैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप है, जनरल अगर रिएक्शन करूं मैं, अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराती हूं, है ना, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है, ये रिएक्ट कर जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके यहाँ ऑक्सीजन बनाता है, इसको कोई तकलीफ है नहीं, और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोक्सिन। ठीक है, तो ये तो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ 5, है ना, अगर मैं यहाँ क्या करूं, 5 एसिटाइल ग्रुप लगा लेती हूँ, 3 तो मैंने बंद कर दी, चौथा ये रहा, सॉरी एसिटाइल ग्रुप क्या हो गया, CHO, एसिटाइल ग्रुप ये रहा, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, 3 तो मैंने बंद कर दिए, चौथा ये रहा, है ना, और ये 5वां CH2O C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये क्यों नहीं है ना, इसके पास भी तो एल्डिहाइड फ्री है, तो ये रिएक्ट कर जाता, तो हम कह रहे हैं नहीं रिएक्ट कर रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड फ्री नहीं है ना, ये जो है साइक्लिक फॉर्म में है, ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है ये इसके साथ कनेक्टेड है, रिंग वाला स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, है ना। तो हम कहेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट ना करना प्रूफ करता है कि इसमें रिंग स्ट्रक्चर है, तो ड्यू टू दिस रिंग स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, ये रिंग स्ट्रक्चर भी खुलता ही नहीं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, देन विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो बच्चे विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, तो जब भी विटामिन सी एक्सेस में होता है तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है ना। 2 तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन बी सी, केमिस्ट्री बेस्ट, विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए डी ई के ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये फैट में घुल जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में इकट्ठे हो जाते हैं जब ये एक्सेस में होते हैं, लेकिन ये तो बेचारा वाटर सॉल्युबल है, तो एक्स्ट्रा होते ही बॉडी से बाहर, ठीक है, थ्रू यूरिन। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन लिखना है पेप्टाइड बॉन्ड। तो बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड आप उसको बना के बताओ, 2 अमीनो एसिड के बीच में, है ना, अमीनो एसिड समझते ना, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 2 अमीनो एसिड के बीच में वाटर एलिमिनेशन से COH, है ना, 2 अमीनो एसिड के बीच में वाटर के एलिमिनेशन से जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इसका नेचर देखो, अमाइड, फंक्शनल ग्रुप नया तो अमाइड दिख रहा होगा यहाँ पे, तो पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर जो है बच्चे वो अमाइड है ना। ऐसा बॉन्ड आपको नाइलॉन डबल सेक्स में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको क्या ही लिखना है, बस ये बना के नहीं बताओगे तो नंबर नहीं देगा, ध्यान रखना।
डेफिनेशन तो कुछ भी लिख दो, बना दिया तो समझ जाएगा, वो बच्चे को आता है। ठीक है, तो दो अल्फा अमीनो एसिड के बीच में वाटर मॉलिक्यूल, अल्फा अमीनो एसिड लिखते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके जो बॉन्ड बनता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स के अंदर होता है। देन डीनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण, तो बच्चे प्रोटीन में एसिड मिलाओ, बेस मिलाओ, पीएच चेंज करो, हैवी मेटल सॉल्ट डालो, हाई टेम्परेचर पे हीट करो, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की संरचना बिगड़ जाती है, इसे प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, देन चॉइस में आपके पास क्या है, तो चॉइस में है एनोमर्स क्या होता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो भाई एनोमर्स हमने पढ़ा था ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, है ना। अल्फा भाई ग्लूकोज तो ग्लूकोज है, अल्फा बीटा क्यों कह रहे हो, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लो, एक 413 पे आ रहा है और एक 403 पे आ रहा है, दोनों का है ना मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर करता है। तो एनोमर्स जो है कंपाउंड तो एक ही है, स्टीरियो आइसोमर्स है, त्रिविम समावयवी है, जिनका C1 कार्बन जो है वहाँ OH का लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ C1 में OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। नाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो भाई दो मोनोसेकेराइड के बीच में, दो मोनोसेकेराइड को जॉइंट करने वाला लिंकेज, दो मोनोसेकेराइड यूनिट किससे जुड़ेंगी, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ी होती, तो इस लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम सेक्शन E में आ जाते हैं। नाउ NH2 ग्रुप, है ना, देखो एनिलीन नाइट्रेशन में आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है, जबकि NH2 ग्रुप तो प्रूव कर रहा है कि भाई NH2 अमीनो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, लेकिन जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, मतलब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं, तो आपको मेटा आंसर क्यों मिलता है, ऑर्थो पैरा मिलना चाहिए। तो हम कहेंगे वो ठीक है ना, रिएक्शन वगैरह सब ठीक है, लेकिन पहली बात एनिलीन बेस है और नाइट्रिक एसिड एसिड है, तो पहला रिएक्शन हमेशा एसिड बेस का होता है, बाकी सारी बातें बाद में। तो एनिलीन नाइट्रिक एसिड से डायरेक्ट जब मिक्स होता है तो एनिलीनियम आयन बनाता है। अब ये एनिलीनियम आयन के पास लोन पे है ही नहीं कि बेंजीन रिंग को सपोर्ट करे, और सपोर्ट करता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, उल्टा ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एनिलीनियम आयन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा क्या होता है, तो हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिव होता है। इसलिए एबनॉर्मली 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है जब हम इसका नाइट्रेशन करने जाते हैं। ये बनाना जरूर, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर एक्वस सॉल्यूशन में आपका डाई मिथाइल अमाइन से ज़्यादा बेसिक है। तो देखो ट्राई मिथाइल अमाइन में ना एक तो जगह की लड़ाई है, हिंड्रेंस ज़्यादा है ना, एक्वस सॉल्यूशन मॉलिक्यूल वैसे पास पास में, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है, इसको बोलते हैं त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, त्रिविम विन्यासी बाधा जो है ये आपका टर्शरी अमाइंस के अंदर ज़्यादा होता है ना, उसमें कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है, इसलिए एक अच्छा बेस माना जाता है। और दूसरा प्रोटॉन या एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई ये हाइड्रोजन तो इसका है, एक पानी का प्रोटॉन इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधनों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छा बेस है, ये कंपैरेटिवली लेस बेसिक है। देन देखो एल्काइल हैलाइड का जब तुम अमोनोलाइसिस करते हो, मतलब एल्किल हैलाइड में तुम अमोनिया मिलाते हो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको गर्म करते हो, तो एक एक करके अमोनिया के सारे हाइड्रोजन गायब हो जाते है ना, और वापस मान लो ये तुमने रिएक्ट करा 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्लोज ट्यूब, तो हम कहेंगे बढ़िया 2 डिग्री अमाइन बन गया, फिर रिएक्ट करा तो भाई 3 डिग्री अमाइन बन गया, फिर करा तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया, तो बढ़िया रिएक्शन है, इतना सब कुछ तो बन रहा है, तो हम कहेंगे काहे का बढ़िया रिएक्शन है, इतना सब कुछ बन रहा है तो इनको छांटेगा कौन, है ना।
तो एक ही अनाज में गेहूँ ही मिले तो ठीक है, लेकिन आपने तो वीट भी दे दिया, बार्ले भी दे दिया, मेज़ भी दे दिया, राइस भी दे दिया, मिला के दे दिया, लो कर लो अलग, तो मुझे रख ले तो ही नहीं चाहिए, ऐसा क्या करें। तो फिर ये इतना सब कुछ बन गया ना, तो मिक्सचर बन गया। और जब भी केमिस्ट्री में मिक्सचर बनता है तो उसको हम गुड मेथड नहीं मानते, क्योंकि इनका सेपरेशन, इनको अलग करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। सो प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए कम से कम ये तो अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, अब कार्बाइल अमाइन टेस्ट लिखना और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस लिखना है। तो बच्चे कार्बाइल अमाइन, अमाइन ले लो, कार्बाइल अमाइन बनेगा, अमाइन ले लो, कार्बाइल अमाइन बनेगा। तो अमाइन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, 3Cl है ना, तो 3 KOH। अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, 3Cl है तो 3 KCl बाहर निकाल। अब देखो 3 OH और 3 H है ना, तो तुम्हारा आंसर है RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड बोल दो आप उसको, है ना। और इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है कि वो सहन नहीं होती है ना। तो ये उसका टेस्ट है, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो आप ले लो थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH, है ना। आप इसकी रिएक्शन कराओ सबसे पहले KOH से। तो बाय नेचर ये एसिडिक है, वो बेसिक है, तो ये H देगा, ये OH देगा। तो आपका आंसर हो गया पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, N- और K+, पोटेशियम थैलीमाइड। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन कराओ एल्काइल हैलाइड से, तो KX रवाना कर दो, तो आप कहोगे N एल्काइल थैलीमाइड, है ना भाई, N एल्काइल थैलीमाइड। और अब आप इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से। अब ये बात सही है, Na+ आएगा, OH- आएगा, है ना। तो ये COH थैलिक एसिड बनेगा, पर थैलिक एसिड बनेगा तो Na+ पड़ा है ना, तो CONA बन जाएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखूँ तो ये COONA और यहाँ से सिर्फ ये और ये बनेगा RNH2। तो दिस इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना। प्राइमरी अमाइन बनाने का अच्छा मेथड है। चॉइस में क्या क्वेश्चन था, तो चॉइस में है ABC, कंप्लीट करो। तो देखो पहला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर इसकी रिएक्शन कॉपर साइनाइड या KCN, है ना, वैसे तो KCN से होती, कॉपर साइनाइड है तो कॉपर साइनाइड लगा लो। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड बाहर, नाइट्रोजन बाहर, तुम्हारा आंसर बेंजोनाइट्राइल। इसको पढ़ना है बेंजोनाइट्राइल। आ गई बात समझ में? ठीक है, साइनोबेंजीन मत लिख देना। नाउ अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर लूँ, है ना, तो भाई साइनाइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे देगा बेंजोइक एसिड। तुम चाहते तो बेंजामाइड भी बना लेते, लेकिन आगे देखो अमाइड अमोनिया की कोई रिएक्शन होनी नहीं थी, बेंजोइक एसिड अमोनिया की रिएक्शन हो जाएगी। उल्टा आप तो गर्म भी कर रहे हो, है ना, गर्म कर रहे हो तो वाटर निकल जाएगा और आपका आंसर होगा बेंजीनामाइड। बेंजीन पे CONH2। सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन, तो बच्चे Fe और HCl, FeHCl रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो नाइट्रोबेंजीन को FeHCl में लेंगे तो ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन, है ना, तो देखो ये तो डाईएजोटाइजेशन है, NaNO2 और HCl। याद करो कितनी बारी पढ़ी अपन ने, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आंसर है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इथेनॉल, यहाँ तुम्हारे को थोड़ा भारी लगेगा कि ये क्या करें। तो देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में 2 ही रिएक्शन थी जब आंसर बेंजीन होता था, एक तो इथेनॉल वाली और एक H3PO2 वाली, है ना। तो यहाँ पे भी सेम H3PO2 और वाटर होता था। देखो ये CH बॉन्ड टूटेगा, ये OH बॉन्ड टूटेगा, है ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये HCl गया, नाइट्रोजन गया और दूसरा H यहाँ लगा दो, तो आंसर बेंजीन और अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको, है ना, ये तो टिपिकल डाल दी नहीं तो ये क्वेश्चन ईजी था, नंबर पूरे आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखो एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट क्यों नहीं देगा, तो भाई एनिलीन को फ्रिडल क्राफ्ट दे देना चाहिए। एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट क्यों नहीं देगा,
तो बच्चे फ्रिडल क्राफ्ट होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में, होती है कि नहीं होती है, और एनिलीन तुम्हारा ठहरा लुईस बेस, है ना। तो ये उसको रिएजेंट से रिएक्ट करने ही नहीं देता, इसको लोन पेयर ही खुद ही डोनेट कर देता है। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये इसको डोनेट करके इसको ब्लॉक कर देता है, आगे रिएक्शन हो ही नहीं पाती, इसलिए एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। नाउ स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो। देख एक तो अल्कोहल है, एक 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन यहाँ देखो ये ट्राई इथाइल, यहाँ मोलर मास ज़्यादा है, थोड़ा इसको कंसिडर करना, इसका मोलर मास ज़्यादा, अब लगी हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, तो वो सब बातें ठीक है ना। लेकिन पहला जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट का देखते हैं, तो मोलर मास ज़्यादा होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर अल्कोहल और अमाइन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि मास तो कंपैरेटिवली सेम ही है लगभग, है ना, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ऑक्सीजन की वजह से। तो पहले जो हमको देखना है ना वो वेट, क्योंकि ये डेटा बेस्ड होता है ना, तो इसको चेक करना, तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा अमाइन से, सबसे ज़्यादा इसका होगा ट्राईइथाइल अमाइन। नेक्स्ट देखो कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मीथेनोइक एसिड। तो बच्चे कंसंट्रेशन दे रखी है तुम्हें 2 × 10⁻³ है ना, और कंडक्टिविटी दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मतलब कापा, ठीक है, कितनी है 8 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। लैम्डा नॉट m मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, वो है 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा m निकाल दो और अल्फा निकाल दो, ठीक है भाई, एक बार लैम्डा m निकालना है, एक बार अल्फा निकालना है। तो बच्चे लैम्डा m का तो सीधा फॉर्मूला है कापा × 1000/c, सबको याद है। तो लैम्डा m इक्वल्स टू कापा कितना 8 × 10⁻⁵ × 1000, और c कंसंट्रेशन कितनी 2 × 10⁻³ है ना। तो इसको काट दो, तो ये कितना हो गया 10⁻², 2 0 ये भी चले गए, तो लैम्डा m तो 80 हो गया, ठीक है। चेक कर लेना, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, है ना, तो आंसर थोड़ा देखना, ठीक है। ये लैम्डा m हो गया, अब तुम्हें क्या करना है अल्फा, ठीक है। तो बच्चे अल्फा जो है कितना % डिसोसिएट हुआ, तो मान लो फिलहाल कंडक्टेंस 40 आ रही है, लेकिन हाईएस्ट तो 100 है, तो फिलहाल 40 क्यों आ रही है, तो तुम कहोगे ना 40% ही डिसोसिएट हुआ होगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन कितना हुआ, तो वो हम कहते हैं लैम्डा एट C कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि 0 कंसंट्रेशन। तो फिलहाल ये 80 है, वो 404 है ना। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। लेंदी बच्चे कैसे लिखते होंगे भाई, इतना सारा लिखना पड़ता है एग्जाम में। नाउ 298 केल्विन पे आप डेल्टा G निकालो, लॉग, अच्छा लॉग Kc निकालो, एक काम अच्छा किया इसने, Kc निकालने को नहीं बोला, लॉग Kc निकालने को बोला। अब देखो E0 निकल +2 निकल दे रखा है, Ag + Ag दे रखा है, सेल आपका ये है, तो पहले जो मेरा सेल है ना उसका E0 सेल निकालो। तो बच्चे E0 सेल का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। एक सेल में एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन होता है। यहाँ निकल +2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और दूसरा Ag + Ag में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स निकल +2 में जा रहा है, निकल +2 निकल में नहीं जा रहा है, तुम्हें चाहिए Na + 2, ये उल्टा है तो साइन चेंज कर दो, और Ag + Ag में जा रहा है, हाँ यही चाहिए, तो ये 0.80, ठीक है। तो कितना हो गया 100 और 105, 1.05 कर दूँ क्या, तो मेरे पास एक तो आ गया कि भाई E0 सेल जो है वो 1.05 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स डेल्टा G निकालो, तो डेल्टा G इक्वल्स टू -NF सेल, तो डेल्टा G फाइंड करना है। N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, F फैराडे कांस्टेंट है, और E0 सेल तुम्हारा 1.05। यहाँ से डेल्टा G आ जाएगा, आंसर माइनस में रहेगा और जूल में रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें Kc निकालना, लॉग Kc, तो बच्चे लॉग Kc देखो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला था शुरू में, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0
प्लस RT-ln-QC। मान लो अगर फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में तो क्या करेंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूला ये था। फिर डेल्टा जी नॉट जो है ये, अच्छा डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, तो भाई डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस RT-ln-QC, और ये जो होता है ये होता है आपका माइनस NF-E0 सेल, है ना, और माइनस RT-QC नहीं, ये KC। ठीक है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे देती हूँ इसका, छोड़ो फॉर्मूला निकालते कैसे वो बता रही थी मैं तुम्हें। चलो, तो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा E0 सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log base 10 KC। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। E0 सेल तुम्हारा यहाँ से आ गया, और n की वैल्यू तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तुम्हें निकालना है log KC। log KC तो फाइंड करना है, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? चलो, नाउ Mn+3 Mn+2 कपल के लिए E0 की वैल्यू Cr+3 Cr+2 से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो बच्चे Mn+3 चाहता है कि मैं Mn+2 में कन्वर्ट हो जाऊं, बिल्कुल इसका E0 सेल जो है वो पॉजिटिव होगा, हाईली पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ Mn+2 में ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये 3d4 है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो Mn+3 चाहेगा कि मैं इसमें जाऊं ताकि स्टेबिलिटी अचीव करूं, इसलिए E0 सेल पॉजिटिव माना जाएगा। Cr+3 Cr+2 में ये प्रॉब्लम क्यों है? तो हो सकता है ये नहीं चाहता हो। क्यों नहीं चाहता हो? तो देखो Cr होता है तुम्हारा 3d5 4s1, 2 कम कर दो तो ये 3d4 है और ये 3d3 है। तो भाई 3d3 तो ये T2G में बैठा है ना शांति से, तो ये स्टेबल है, ये नहीं चाहता इसमें जाना, है ना। तो इसका जो E0 आएगा वो लेस पॉजिटिव है ना। आपको लगा नहीं चाहता तो पॉजिटिव क्या है, और भी फैक्टर्स काम करते हैं इसलिए, है ना। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए इसका E0 इतना पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो देन स्कैंडियम+3 कलरलेस, तो भाई एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। स्कैंडियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3d0, तो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। और यहाँ तो टाइटेनियम+3 में d1 है और d1 होते ही dd ट्रांजिशन, dd संक्रमण दर्शाता है, इसलिए टाइटेनियम+3 कलर्ड है ना, वॉयलेट कलर आता है इसका। देन एक्टिनॉइड्स जो है वो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो एक्टिनॉइड मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 5f क्यों भरा, 2 घर पीछे चलता है एक्टिनॉइड, तो 7s है ना, और बीच में क्या आता है 6d। तो भाई यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत बाहर चले गए ऑर्बिटल, है ना, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, वेरी लेस, एनर्जी डिफरेंस वेरी लेस। तो ये सबसे फटाफट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए इनका +3 +4 +5 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चलता है। तो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देन MnO2 से KMnO4 कैसे बनाओगी, तो बच्चे MnO2 ले लो, KOH ले लो, MnO2 2 लो, KOH 4 लो, ठीक है, और O2 लो। अब क्या करें, तो 2 वाटर निकल सकते हैं, 2 वाटर तो निकालो, तो 1 वाटर गया, 2 वाटर गया। अब देखो ये बना तुम्हारा K2 MnO2 और O2 गया K2 MnO4, और यहाँ पे भी देखो K2 MnO2 और वो 2 ये रहे, तो तुम्हारे पास यहाँ बनेगा 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम मैंगनीट, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। बाकी बता दोगे ना क्या गया, 2 वाटर तो गए, 2 वाटर। अब ये जो तुम्हारा मैंगनीट आयन है ना, ये एसिडिक मीडियम में पर मैंगनीट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम यहाँ 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, तो 2 तो तुम्हें पर मैंगनीट आयन मिलेंगे, 1 MnO2 मिलेगा, और मेरे हिसाब से 2 वाटर। ठीक है, तो पर मैंगनेट तो है ही, और K प्लस सोल्यूशन में है ना, KOH डाला था ना आपने, तो KMnO4 बन जाएगा। हम MnO4 बना के दिखाना, MnO4 कैसे बनेगा। ठीक है, KCl पास कर दो तो भी बन जाएगा। अब चॉइस में क्या बचा,
ट्रांजिशन मेटल अलॉय बनाती है। तो बच्चे ट्रांजिशन मेटल का जो एटॉमिक साइज है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, परमाणु आकार लगभग समान होता है, मतलब कॉपर जिंक के एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, तो भाई ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। जब लिक्विड स्टेट में एक ट्रांजिशन मेटल में दूसरा मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के एटम को आसानी से क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो जैसे हम पीतल बोलते हैं, है ना, ब्रास बोलते हैं पीतल, तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, है ना, तो ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसा, तो कॉपर और एसएन का मिक्सचर है। देखो जहाँ हमने Z बोला वहाँ Z नहीं है, एसएन है, और जहाँ हमने S बोला वहाँ S नहीं है, वहाँ Zn है। ठीक है, तो ये आराम से क्या करते हैं, ये आराम से अलॉयज बनाते हैं। सीरियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। वैसे तो सीरियम +4 बन जाता है क्योंकि इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लेके सीरियम +3 में कन्वर्ट होना ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि ये इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिर्फ इनर्ट गैस अचीव करना, कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना नहीं है ना, ये एसआरपी से भी डिस्कस करते हैं। एसआरपी में और फैक्टर्स भी काम करते हैं, आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी है, आईपी है, और क्या बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, ये सब चीज़ें भी फैक्टर काम करते हैं। और अगर आप देखो E0 सीरियम +4 सीरियम +3, तो ये शायद प्लस का 1.75, यहाँ तो खाली पॉजिटिव लिख देना, है ना, इसका एसआरपी पॉजिटिव होता है, तो ये इसमें जाना प्रिफर करता है क्योंकि ये स्टेबल है। तो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब खुद का रिडक्शन, तभी तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। चलो खत्म होने वाला है भाई। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या, डिफरेंस तो बहुत सारे लिख दो, हैं, डिफरेंस लिख दो। क्या, लैंथेनॉइड, लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट लैंथेनॉइड है, एक्टिनियम के बाद वाला एक्टिनॉइड है। एक्टिनियम सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, एक्टिनॉइड्स लिख रही हो ना, एक्टिनियम नहीं, ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। यहाँ सिर्फ प्रोमीथियम, सिर्फ एक छोड़ दो, प्रोमीथियम, ओनली पीएम इज रेडियो एक्टिव ना भाई, हमारे पीएम भी रेडियो एक्टिव है, वैसे ये भी रेडियो एक्टिव है ना, गजब का चार्म है रेडियो एक्टिव में, अल्फा बीटा गामा छोड़ते हुए चलता है। ठीक है, तो ये प्रोमीथियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये सारे रेडियो एक्टिव है। एक चीज़ क्लियर। फिर क्या करना है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में सिमिलैरिटी भी लिखनी है। तो जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लैंथेनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन, दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। और डिफरेंस में लिख सकते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ऐसे। फिर वहाँ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ थोड़ा कम है ना। और सिमिलैरिटी लिखनी है तो दोनों एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, दोनों को पीरियोडिक टेबल में नीचे, प्लेस टेबल के नीचे इनको जगह मिली है। ठीक है, हाँ, अब ये कंप्लीट नहीं है भाई, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में कंप्लीट नहीं है, किसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो बाकी तो चलो, है ना। चलो, तो यहाँ आपका कंप्लीट हुआ सीबीएसई का पेपर 2023। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करी है आपको, ऑब्वियस अब तो एग्जाम सिर पे हैं, है ना। ये पेपर आपको तब करना होता है जब आपने पूरी तैयारी कर ली है, अब मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब बस क्वेश्चन बता दो मैं आंसर दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, ठीक है। उन की पॉइंट्स में भी देखो इतना टाइम लग गया, ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना है। मार्क्स जो है वो नीट जेई के अकॉर्डिंग नहीं है, मार्क्स आपके लिखने के अकॉर्डिंग है। आपको लगा आंसर तो मैंने फटाफट दे दिया ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।